इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 5, जिसमें हम लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया उसको पढ़ेंगे कि लोग आंदोलन में शामिल कैसे हुए, वो उसका अर्थ क्या समझे और कैसे आगे बढ़े। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी मतलब सरकारी कानून जो कोर्ट से निकलता है, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे। जितने भी लोग शामिल थे आंदोलन में वो कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज्य के क्या मायने थे, किस लिए वो स्वराज्य पाना चाहते थे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश से जाट ये लोग आंदोलन में सक्रिय थे बहुत बड़े पैमाने पर। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। बाजार में जो कीमत मंदी हो गया था जिसके वजह से कीमत गिरने लगी, उससे ये लोग इतने परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी, मतलब नगद पैसा लेना देना लेनी देनी खत्म होने लगा, तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, लगान कम करेंगे नहीं, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। कितना बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक समुदायों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया कि भैया आप बहिष्कार करो। जो नहीं करना चाहते थे उनको भी कहो कि अब आप बहिष्कार करो, इस कानून का बहिष्कार करो। उनके लिए स्वराज्य की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। मतलब वो स्वराज्य इसलिए चाहते थे कि मिले हमें, कि हमें भारी लगान ना देना पड़े। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना, जब 1931 में लगान नहीं घटा, आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई थी। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आंदोलन जब 1932 में शुरू हुआ तो उसमें बहुतों ने हिस्सा ही नहीं लिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, केवल लगान हमारा कम हो। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे मतलब बटैया पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। उन्हें अपना जमीन चाहिए था। क्या चाहिए था? उन्हें अपना जमीन चाहिए था। महामंदी लंबी खिंच गई और नगद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदार जो छोटे किसान थे उनके लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। यही वो लोग चाहते थे, छोटे वाले। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया और जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में था। समाजवादी और कम्युनिस्टों में आ जाएंगे, कांग्रेस के हाथों में था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। और देखो यहाँ पर था कि किसानों और जमींदारों की नाराजगी जो थी उसके भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी हुआ था। आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचा रहे थे कांग्रेस उससे। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। मतलब पूरा अच्छी तरीके से नहीं तो पूरा खराब भी नहीं, मिलता जुलता उन लोगों का संबंध बना रहा था। व्यवसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी, मतलब व्यापार की क्या स्थिति थी उस समय। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए वो लोग क्या किए। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। पहले विश्व युद्ध में वे ताकतवर हो चुके थे। देखेंगे अध्याय 5 में, ठीक है। 5वां अध्याय में सब पढ़ने को मिलेगा। 5वां अध्याय
अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आई थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए के साथ एक और आता था रुपया और स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग विदेशी नियम अनुपात में बदलाव चाहते थे, मतलब जो विदेशी नियम है उसमें बदलाव चाहते थे। रुपए की कीमत, रुपया और विदेशी नियम में कुछ बदलाव, पूरा अनुपात यहाँ पर है, मतलब पूरा बदलाव, जिससे आयात में कमी आ जाए, मतलब सामान लाने में हमारा पैसा ज्यादा ना लगे। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का नाम दिया गया। कब? 1920 में उसका स्थापना हुआ था। और 1927 में भारतीय वाणिज्य मतलब क्या? व्यापार, इकोनॉमिकल। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, इसको बोलते थे फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर फॉर वर्क्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया गया। दो गठन हुआ गया, एक 1920 में, एक 27 में। एक का नाम था भारतीय उद्योग एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इसको बोलते थे इंग्लिश में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है। और दूसरा था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, उसका नाम था, उसको बोलते थे फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर फॉर वर्क्स एंड इंडस्ट्रियल फिक्की। तो वो दो का गठन किया गया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एक ही का नाम है। और जीडी बिरला, जिसके बारे में आज बिरला कंपनी के नाम कौन नहीं जानता है। तो जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपति के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने ही पहले नाफरमानी आंदोलन का, जो सिविल आंदोलन था, जो उसको ना मानने का समर्थन ये लोग पहले किए थे। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, पैसा भी दिए, और यातायाती वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ये लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पैसा दिए, और जो आयात निर्यात होता था उसमें वो लोग निर्यात नहीं करते थे, खाली अपना आयात करते थे। तो आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। जो आता था ना देश के बाहर से, उसको खरीदने से इनकार कर दिया, भाग हम नहीं खरीदेंगे। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज्य को एक ऐसे युग के रूप में देखते हैं, ज्यादातर व्यापार जो होता है एक ऐसे युग के रूप में देखते हैं जो व्यापार स्वराज से जुड़ा हुआ है, जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, किसी भी व्यापार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, और व्यापार और उद्योग निर्बाधा ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, जो गोलमेज सम्मेलन था जो लंदन में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया, और जो ये लोग संगठन थे, व्यावसायिक संगठन, लोगों का जो उत्साह था कि हमारा सब चीज होगा, उन लोगों का खत्म हो गया। आज भी जहां पर ग्लोबल समिट होता है वहां पर बिजनेस का ही बात होता है, ट्रांजैक्शन का ही बात होता है, बाकी सब बात नहीं होता है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आकांक्षा और कांग्रेस के युवा समुदायों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे कि जो समाज में युवा सदस्य बढ़ रहे हैं, ये भी समाजवाद चाह रहे हैं, इसके प्रभाव से सब डरते थे। क्योंकि जवानी होती है भैया, जवानी में किसी का नहीं सुना जाता है। जब क्लास में पढ़ते थे ना तो लगता था कि मोहब्बत और शादी ही सब चीज है, लेकिन निकलने के बाद मालूम चलता है कि भैया ये कुछ नहीं है, इसमें रहोगे तो मरोगे, इसलिए जिंदा रहना है तो बाहर निकल जाओ इससे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। नागपुर में जितना भीड़ लगा उतना बाकी जगह पर नहीं लगा था।
जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिरकने लगे थे, मजदूर वहां से हटने लगे थे कांग्रेस के पास से। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कुछ मजदूर थे जो सविनय, वहां पर अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गतिवादी गांधी अनूप यहां से काटो, फिर भी से काटो और गैप भी। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। कुछ मजदूर थे जो पढ़े लिखे, थोड़ा होशियार थे, तो चाहते थे कि हम भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लें। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। हम भी आज तक बहुत कोशिश करते हैं कि विदेशी सामान का इस्तेमाल ना किया जाए। हमारा भी यही रहता है कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है। इसके लिए हम भी बहुत सारे विदेशी सामान को यहाँ पर छोड़ते हैं। जैसे मैं आपको देखो जैसे मैं आप कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हम ज्यादा पीते ही नहीं है समझ लो। साल में एक आध कोई पिला दिया, फ्री में पी लिए तो पी लिए, नहीं तो वो कुछ नहीं। उसके बाद से ले लो, ना ही विदेशी कपड़ा हम पहनते हैं। अरे भैया हम धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, सिलवा कर, वो भी खरीद कर नहीं, ऐसे खरीद कर भी पहनो, वो भी हिंदुस्तान का ही माल है। लेकिन खरीद कर हम नहीं पहनते, सिलवा कर पहनते हैं। लेकिन कोई खरीद के दे दिया तो उसको भी सधाना पड़ता है। आगे देखिए, 1930 में रेलवे कामगारों जो रेलवे में काम करते थे, कामगारों की 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। कौन कौन? रेलवे कारीगरों, मतलब रेलवे में काम करने वाले, और गोदी काम करने वाले के लिए, जो कपड़ा वपड़ा बनाते हैं ना, उनको। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूर, जहां पर टीन बनता था, पहले ड्राम होता था लोहा का, वही बनता था, तो वहां पर गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। कौन? सारे मजदूर, वहां के हजारों मजदूर। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। फिर भी कांग्रेस अपने में मजदूरों को नहीं मिलाना चाहती थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों ने फूट जाएगी। कांग्रेस को यह डर था कि अगर हम मजदूर को, मतलब गरीब लोगों को ले आते हैं, तो हमें जो आर्थिक मदद पहुंचा रहा है, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति, वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए कहे कि मजदूर तो पैसा देगा नहीं, मजदूर तो ऐसा ही है हल्ला करने वाला, और बड़े लोग जो है वो पैसा देंगे। इसलिए उनके साथ रहकर ही काम किया जाता था। कौन गरीब पैसा दिया है भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो सारा खर्चा कौन उठाया था? उद्योगपति उठाया था, टाटा ग्रुप उठाया था, उसके बाद से आप ले लो बिरला ग्रुप उठाया था, और भी ग्रुप थे उस समय जो उठाए थे, इसके बारे में पैसा देते थे, आर्थिक मदद देते थे, खाना पीना खरीदने चलने उड़ने सबका मदद करते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, और रजवाड़े लोग भी मदद किए हैं। ऐसा बदली भी नहीं करते थे, भले छुपा कर करते थे। और सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने भी खूब हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्हें जुलूसों में हिस्सा लिया, जितने भी औरत थी वहां के जुलूस में हिस्सा लिया, नमक बनाया और उसको दिखा दिया कि नमक बना दिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, याद करो। 1918 से 1919 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हुए। अप्रैल 1919 रॉयल एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जालियांवाला बाग हत्याकांड।
जनवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। फरवरी 1922 चौड़ी चौड़ा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मई 1924 अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 2 वर्ष से चल रहा है। हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त, ये बंद कर देते हैं। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है और पूर्ण स्वराज मांगना चालू हो जाता है। 1930 अंबेडकर दलित, यहाँ पर दलित होगा, अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 गांधी जी डांडी में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं, हत्याकांड चौड़ी चौड़ा हो गया इसलिए। दिसंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू, फिर से शुरू हो गया 32 में। अब देखिए बाकी सब औरतें वहां पर नमक बनाई, यहाँ पर औरतें चल रही हैं, यहाँ पर पुरुष चल रहे हैं। सबका कपड़ा व्हाइट, सबका कपड़ा उजला, और कोई ये नहीं कि रंग बिरंग फीका फूका कुछ भी पहनता है, कुछ नहीं। कोई लोग तो खाली गमछी लेकर चल देते थे, क्योंकि पहले वही था भैया, धोती पहन लो, गमछी ले लो, चलो जय जय सिया राम, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला दाता राम। बस। चित्र 9 देख सकते हैं आप, जैसे सामने देख रहे हो। राष्ट्रवादी जुलूस में औरतें भी शामिल थीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्रों में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज्यादा उम्र वाली अपने बच्चे को भी गोद में लेकर माओ के भी जुलूस में देख सकते हैं, और औरत और माओ को भी जुलूस में देख सकते हैं। बहुत सारे, मैं आपको दिखाता हूं कितने लोग अपने अपने बच्चे लिए हैं। यहाँ पर देखो, दिखा, यहाँ पर देखो, दिखा, गोद में दिखाते हैं आपको। ये देखो, गोद में देखो, यहाँ पर देखो, और इनको देखो, सब लोग यहाँ पर अपना अपना बच्चा ये खुद लेकर चल रही है। इधर गोद में भी, अंदर भी लेकर कुछ, ये देख लो, इधर को एक बीच में है, एक इधर को है बीच में, और फिर कहाँ दिखाऊं, और एक देखो इधर लटकाई के रखी है, और एक देखो यहाँ पर है। सब लोग बच्चा को भी गोद में लेकर चल रहे थे। अरे यार, जुनून था, जुनून। एक तरह से देश को आजाद कराने का, नमक कानून का उल्लंघन करने का एक जुनून था इनके अंदर। नमक बनाया और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पैकेटिंग की गई, मतलब ये सब दुकानें बंद करवा दी गई। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई और सामान खरीदना ही बंद कर दिया गया था। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जो ऊंची जाति के, मतलब राजपूत, भुंजार, पठान, ये सब। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं उसमें सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का इस्तेमाल यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। अब देखो, कोई भी सार्वजनिक भूमिका ये लोग कर रहे थे, उसमें ये यकीन नहीं दिलाया जाता था कि अगर देश आजाद होगा तो आपकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन अपनी इच्छा को मारकर दूसरे की इच्छा के लिए जो लड़ता है ना, उसकी इच्छा के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, याद रखना। अपनी इच्छा को मारकर किसी दूसरे की इच्छा को पूरा करो, तुम्हारे लिए भगवान कर देगा। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है।
गांधी जी भी मानते थे कि औरतों का काम केवल घर का चूल्हा चलाना, चूल्हा चौका करना, घर चलाना, परिवार संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचा रही थी कांग्रेस, और औरतों को जगह नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस को उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो हमारे पास है वही ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता ये देश औरतों का देश है, ये देश भारत माता का देश है, ये देश या अपनी संस्कृति एक औरत की जननी है, दुर्गा। तो जब दुर्गा को आप नहीं बुलाओगे अपने साथ में दुर्गा को नहीं रखोगे, तो किसी भी आंदोलन में आपको जीतना नामुमकिन है। अगर कोई भी आंदोलन आसानी से जीतना है तो दुर्गा की शक्ति को अपने हाथ में लेना पड़ेगा रे बाबा, पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं, इज्जत जितनी अपनी करो उससे कई गुनी ज्यादा इज्जत अपने आस पड़ोस की, घर की औरतों की करो, लड़कियों की करो, दोस्तों की करो। आज तक हम बदसलूकी किसी के साथ नहीं किए हैं, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई भी हमारे घर का, चाहे कोई भी। हाँ, गलती करोगे तो पीटेंगे, बढ़िया से पीटेंगे, बड़े हैं तो पीटेंगे और छोटे हैं तो नहीं पीटेंगे। भैया अपना समझो, हम क्या समझें, हम तो केवल समझा ही सकते हैं ना, हमारा क्या औकात की समझा देंगे बड़ भाई बड़ बहन को। लेकिन हमसे छोटा जो है उसको समझाने के लिए धोते भी हैं हम, एकदम मस्त पीटते हैं, एक ही ताबड़ तो लगाते, एक ही चाटा तो देते हैं, बस उतना ही में साल भर के लिए एकदम सुधर जाता है लोग। बस ऐसे करते रहना चाहिए, मस्ती मजाक भी करते रहना चाहिए। हमारे जितने भी दोस्त हैं आज तक किसी को ज्यादा टेढ़ा और भी नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ किसी को बुरा लग सकता है मेरे सच्चाई से, तो उसके मेरा क्या गलती है, उससे मेरा तो कुछ नहीं जाता है। ऐसी बात है, मैं थोड़ा ज्यादा सच्चा भक्त हूँ, हर किसी का सच्चाई ज्यादा बक देता हूँ, इसके लिए कुछ को दिक्कत हो जाती है, लेकिन उससे आपकी गलती है, हमारी थोड़े है। हम जो समझे हम बोले, आप नहीं हमको समझ पाए तो आप मेरा क्या दिक्कत, कुछ नहीं। फिर अगले भाग में पढ़ेंगे सविनीय अवज्ञा की सीमाएं कहां तक थीं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।